कोलंबिया की खूबसूरत घाटियों में बसे छोटे से गांव रियो नेग्रो में 1 दिसंबर 1949 को एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया। साधारण से किसान परिवार का यह बच्चा शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका नाम एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाएगा। लेकिन कहते हैं कि इंसान की महत्वाकांक्षा, जरूरतों और असलियत का मेल जब एक घातक दिशा में पड़ता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। यही हुआ पाब्लो एस्कोबार के साथ। बचपन में ही पाब्लो को समझा गया था कि गरीबी का कलंक केवल साहस और ताकत के बल पर मिटाया जा सकता है। जहां उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे, वहीं पाब्लो अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ समाज के ऊपरी हिस्सों में जाने का सपना देखता था। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के माहौल में चोरी और तस्करी जैसे अपराधों से अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। वह युवा था, चालाक था और उसने देखा कि गैर कानूनी काम में पैसा जल्दी आता है। पहले उसने छोटे मोटे अपराध किए, जैसे कार चोरी और नकली लॉटरी टिकट बेचना। अपराध की इस दुनिया में पाब्लो ने धीरे धीरे पैर जमाए और 1970 के दशक के शुरुआत में उसने कोकीन के व्यापार की ओर रुख किया। अमेरिका में ड्रग्स की भारी मांग थी और पाब्लो ने इसी मौके का फायदा उठाने की ठान ली। उसका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बनने का था। 1970 के दशक के अंत तक पाब्लो ने मेडलिन कार्टेल नामक एक संगठित अपराध गिरोह खड़ा कर लिया। इसके जरिए उसने कोकीन उत्पादन और तस्करी की शुरुआत की। उसका यह आपराधिक संगठन इतना बड़ा था कि 1980 के दशक के मध्य तक कोकीन व्यापार का लगभग 80% हिस्सा उसके नियंत्रण में था। पाब्लो का यह कारोबार इतना बड़ा था कि अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों में उसका नेटवर्क फैल चुका था। पाब्लो ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक खतरनाक नीति अपनाई, जिसे उसने प्लाटा ओ प्लोमो यानी चांदी या गोली का नाम दिया। इस नीति का मतलब था कि या तो उसके विरोधी और सरकारी अधिकारी उसकी रिश्वत स्वीकार करें, नहीं तो गोली खाकर जान गंवा दें। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसे बेरहमी से मारा गया। पाब्लो की खौफनाक छवि के कारण कई जज, पुलिसकर्मी और राजनेता उसके आगे झुक गए। पाब्लो का नाम कुख्यात अपराधों के साथ जुड़ा हुआ था। उसने बोगोटा के कई जजों की हत्या करवाई, जो उसके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उसका सबसे बड़ा अपराध था 1989 में एवियन का फ्लाइट 203 में बम धमाका। इस बम धमाके में 107 निर्दोष लोग मारे गए। उसने ये हमला इसलिए करवाया क्योंकि उसे शक था कि विमान में उसका एक राजनीतिक दुश्मन सवार था, जिसे वह मार गिराना चाहता था। 1985 में उसने M9 नामक एक मिलिटेंट समूह के साथ मिलकर कोलंबियाई सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया। इस हमले में 25 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें कई न्यायाधीश भी शामिल थे। पाब्लो का मकसद था कि उसके खिलाफ चल रहे प्रत्यर्पण के मामले को खत्म किया जाए। यह हमला इतना भयंकर था कि कोलंबिया का न्यायिक तंत्र हिल गया। पाब्लो ने अपने सभी विरोधियों को सख्त चेतावनी दे दी कि जो उसके रास्ते में आएगा, उसका यही अंजाम होगा। हालांकि पाब्लो एक खतरनाक अपराधी था, लेकिन उसने एक खास रणनीति अपनाई जिससे उसे गरीबों में लोकप्रियता मिली। उसने गरीब बस्तियों में घर बनवाए, स्कूल और अस्पताल खोले और कई फुटबॉल के मैदान बनवाए। इससे उसे गरीब जनता का समर्थन मिला और उसने अपने को रॉबिन हुड जैसी छवि में डाल दिया। कई गरीबों के लिए वह एक मसीहा था जो अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करता था। उसकी ये छवि उसे सुरक्षा का एक किला भी प्रदान करती थी, क्योंकि स्थानीय लोग पुलिस को उसके ठिकानों के बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। एस्कोबार ने अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए राजनीति का सहारा लिया। उसने कोलंबिया की कांग्रेस में एक सीट भी हासिल की और कानूनी तौर पर अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन जब उसकी आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ तो उसे राजनीति से बाहर कर दिया गया। पाब्लो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने और भी क्रूर तरीके अपनाने शुरू कर दिए। राजनीति में उसकी असफलता ने उसकी हिंसक प्रवृत्ति को और भी बढ़ा दिया। 1991 में जब पाब्लो कोलंबियाई सरकार के दबाव में आया तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया।
लेकिन एक शर्त के साथ उसे ला कैथेड्रल नामक एक खुद की बनाई जेल में रखा जाएगा। ये जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। इसमें उसे हर प्रकार की सुविधाएं मिली, एक क्लब, जकूजी और यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की भी पूरी छूट। लेकिन 1992 में जब सरकार ने उसे एक सख्त जेल में भेजने का फैसला किया, तो पाब्लो वहां से फरार हो गया। उसके फरार होने के बाद कोलंबियाई सरकार और अमेरिका की DEA, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर उसका पीछा करना शुरू किया। कई महीनों तक उसके ठिकानों पर छापे मारे गए और उसे ढूंढने की कोशिश की गई। आखिरकार 2 दिसंबर 1993 को उसकी 44वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद पुलिस ने मेडेलिन में उसे ढूंढ निकाला। छत पर भागने की कोशिश करते समय उसे गोली मार दी गई और इसी के साथ कोकीन के सम्राट का अंत हो गया। पाब्लो एस्कोबार का जीवन एक चेतावनी की तरह है, जो बताता है कि आपराधिक गतिविधियों से चाहे कितनी भी शक्ति और धन मिल जाए, अंत में ये रास्ता बर्बादी और मौत की ओर ही ले जाता है। उसकी कहानी को बाद में किताबों, डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों में दर्शाया गया। नेटफ्लिक्स की नार्कोस जैसी सीरीज ने उसके जीवन को लोगों तक पहुंचाया और उसकी कहानी को एक रोमांचक कथा में बदल दिया। पाब्लो एस्कोबार की कहानी एक ऐसा मिश्रण है जिसमें गरीबी से उठकर शिखर तक पहुंचने की ललक, अत्यधिक महत्वाकांक्षा, घातक अपराध और अंत में दर्दनाक मौत शामिल है। ये कहानी बताती है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए हर मर्यादा और कानून तोड़ देता है, तो उसका अंत कितना भयावह हो सकता है।